है बैंक निफ्टी में देखने मिली और पूरा सपोर्ट जो है बाजार को यहीं से मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि चलिए तेज़ी जो होनी थी वो तो हो गई, लेकिन ये तेज़ी आई कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये फ्रेश खरीदारी है या फिर शॉर्ट कवरिंग है जिसके चलते कहीं ना कहीं इस तरह का मूव देखने मिल रहा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि इसका आंसर तो देना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों, अगर आप बाज़ार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये तेज़ी आई क्यों है मार्केट में इस तरह की, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो शॉर्ट कवरिंग है उसी का सहारा आज बाजार को मिला है। देखिए आज जितना बैंक निफ्टी में तेज़ी देखने मिली 7-8% के आसपास, उसके बावजूद बैंक निफ्टी अभी भी मंथली अगर आप देखें तो 13% गिरा हुआ है। यानी कि 13% प्लस 8% अगर आप ले लें तो करीब 24-25% के आसपास की गिरावट जो है वो बैंक निफ्टी में इस पूरे महीने में देखने मिली थी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद उसकी जो शॉर्ट कवरिंग है वो आज भारतीय बाजारों में देखने मिली है, और इस शॉर्ट कवरिंग के चलते भारतीय बाजारों में आज ये गजब की तेज़ी जो है वो देखी गई है। नो डाउट थोड़ा बहुत जो ग्लोबल मार्केट्स है उससे भी सहारा मिला। डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें तो वहाँ भी 200-300 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने मिल रही थी, तो थोड़ा बहुत सहारा वहाँ से भी था। लेकिन मेजॉरिटी जो आज का विनर था वो बैंक निफ्टी था पूरी तरह से, जहाँ से सहारा मिला। काफ़ी हद तक ये शॉर्ट कवरिंग लग रहा है। कल भी शायद, क्योंकि कल एक्सपायरी है जाहिर सी बात है, तो कल भी शायद ये जो शॉर्ट कवरिंग है वो हो सकता है कि जारी रहे। उसके बाद एक्चुअली आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड है कि ये ट्रेंड नहीं है। अगर परसों यानी कि फ्राइडे को फिर से हम गिर गए और बैंक निफ्टी ने प्रेशर बनाया तो समझ लीजिए शॉर्ट कवरिंग थी। अगर ये कंटिन्यू रहती है तो समझ लीजिए कि कोई बड़ी खबर आने वाली है, उसी का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। क्योंकि बैंकिंग को इस पूरे पैकेज में जो 20 लाख करोड़ का दिया गया है, इसमें बैंकिंग सेक्टर को तो कुछ दिया नहीं गया था। इनफैक्ट जो मॉनिटरियम बढ़ाया है उसके चलते तो बैंक्स को और नुकसान ही होना है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट दिख नहीं रहा जो बैंक्स को सपोर्ट करेगा, अनलेस अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये काफ़ी गिर चुके हैं, उससे ज़्यादा कुछ सपोर्ट करने लायक चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। नतीजे भी कुछ ऐसे खास नहीं है बैंक्स के कि कहीं ना कहीं बैंक्स को सपोर्ट करे। NBFCs के नतीजे वो भी कुछ खास नज़र आ नहीं रहे हैं। प्रोविजनिंग ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो कोई सपोर्ट तो दिख नहीं रहा। इकोनॉमी में कोई सुधार के संकेत तो दिख नहीं रहे। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमने कोरोना की दवा मंगा ली है या बना ली है। तो ये बैंक निफ्टी में तेज़ी आई क्यों? तो इसका जवाब फ़िलहाल तो एक ही दिख रहा है, उसके अलावा कोई जवाब दिख नहीं रहा बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं परसों किस तरह का ट्रेड देखने मिलता है। कल देखना, कल अगर कोई खबर नहीं भी हो तो भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग आपको देखने मिल सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग के चलते हो सकता है कि मार्केट्स में आपको तेज़ी देखने मिले। और आपको याद होगा कल हमने आपको लेवल बताए थे 9160 के आसपास मेरे ख्याल से कल बंद हुए थे। तो उसके बाद इसके पहले काफ़ी बार बंद हो चुके हैं हम 9160, 140, 180। मैंने आपको कहा था कि 9200 एक बार क्रॉस करेगा तो आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग जो है वो देखने मिल सकती है, 9300 तक लेके जा सकते हैं। और आज देखिए वही हुआ है, 9300 के पार जाके हम बंद हुए। और देखिए वो जो 9200 के बाद मार्केट जो घुमा है ना, उसके बाद देखिए 100 पॉइंट की रैली इतनी जल्दी आई है कि उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो 9300 के ऊपर हम चले गए हैं। कल शॉर्ट कवरिंग अगर इसी तरह से बैंक निफ्टी में जारी रहेगी तो शायद आपको थोड़ा बहुत अपटेक और देखने मिल सकता है, तो आपको 9400 तक लेके जाएगा। उससे ज़्यादा क्या, उसके बाद देखना कि क्या होता है, क्या फिर से बैंक स्पेशल बनाते हैं नहीं बनाते। इसके लिए अभी थोड़ा आगे के लिए तो लेवल्स में दूंगा नहीं, कल के लिए 9400 लेके चलिए और नीचे 9260 के आसपास लेके चलिए। इस रेंज के बीच में देखिए कैसे तरह का ट्रेड होता है। मोस्टली इस रेंज के बीच में ही होगा और ऊपर की तरफ ज़्यादा आपको ट्रेड शायद देखने मिल सकता है, और वो सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी से पूरी तरह से। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और यहाँ पे भारतीय एयरटेल पे अंशुल दिवाकर पूछ रहे हैं। देखिए अंशुल जी, कल भारतीय एयरटेल ने अब जो स्टेक सेल किया प्रमोटर्स ने, उसमें देखिए नाम आया सोसाइटी जनरल का। इसके पहले भी मेरे ख्याल से कुछ स्टेक बेचा गया था, इन्फ्राटेल में एयरटेल में था, कहाँ मुझे याद नहीं है। तभी भी नाम जो आया था वो सोसाइटी जनरल का ही आया था। तो सोसाइटी जनरल जो है वो जोरदार खरीदारी इस क्षेत्र भारतीय एयरटेल में करते जा रहा है। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि इस क्षेत्र में अगर आपको रहना है टेलीकॉम में तो दो ही कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल, कल भी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, ये जो स्टेक सेल हुआ है उसके बाद भी लोग कह रहे हैं, ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि जितनी गिरावट आएगी उसमें आपको इस स्टॉक में खरीदारी के जो है वो अच्छे मौके होंगे। नो डाउट 550-600 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये काउंटर यहाँ से दुगने होने का दमखम रखता है। ये हमने आपको पहले भी कहा था, जब ये 500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज 550-600 पे कर रहा है, तो भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि यहाँ से बेहतरीन रिटर्न्स कमा के देने की दमखम जो है वो ये काउंटर रखता है।
ऑलमोस्ट इंडिया में एक डुओपोली सिचुएशन आ चुकी है, जहाँ दो प्लेयर्स है जो पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। या तो आप रिलायंस में अपना पैसा लगाइए, या तो आप भारतीय एयरटेल में अपना पैसा लगाइए। फंडामेंटली एक अच्छी बेट है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। रखिए लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में इस काउंटर को। इंडसइंड बैंक लॉन्ग टर्म, श्याम डोबरिया, देखिए इंडसइंड बैंक अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नो है। रुको, 500 550 का लेवल इसको क्रॉस करने दो, उसके ऊपर टिकने दो थोड़ा देर, उसके बाद ही लॉन्ग टर्म का सोचना, उसके पहले मत सोचना इस काउंटर में लॉन्ग टर्म के लिए। रुक जाइए 2 दिन 3 दिन के लिए, एक क्लियर ट्रेंड विजिबल होने दीजिए इस काउंटर में, उसके बाद ही लॉन्ग टर्म का सोचना। अभी लॉन्ग टर्म का इस काउंटर में मत सोचिए। तो मेरे ख्याल से फिलहाल इस काउंटर पे नहीं है, लॉन्ग टर्म अभी मत लीजिए इस काउंटर को। टोरेंट फार्मा, निखिल शिव डीकर पूछ रहे हैं कि टोरेंट फार्मा में क्या करना चाहिए। देखिए टोरेंट फार्मा कंपनी के नतीजे अच्छे थे, लेकिन जो इंटरनल्स थे या फिर जो बोलते ना कि कमेंट्री थी, वो शायद उतनी अच्छी नहीं थी इस कंपनी की। और अब तक हमने देखा है कि जितनी कंपनियों ने नतीजे घोषित किए, इनकी कमेंट्री फिर भी ठीक ठाक रही है। फार्मा कंपनीज की इतनी ख़राब कमेंट्री तो रही नहीं है कि कोई काउंटर अच्छे नतीजे देने के बाद भी 5-6% के आसपास टूट जाए। तो ये एक दिक्कत की बात है कहीं ना कहीं इस काउंटर को लेके। अब मैं थोड़ा वेट करूंगा कि शायद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अगर डाउनग्रेड आता है इस काउंटर के लिए, या फिर ऐसा कुछ निकल के आता है, तो ये काउंटर के लिए दिक्कत की बात हो सकती है। मेरे ख्याल से फिलहाल ये काउंटर जो है वेट एंड वॉच रहना चाहिए आपके लिस्ट में। अगर आपको ज़्यादा ही पसंद है ये काउंटर, तो थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी गिरावट आई, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ जो है आज पच चुका है। और टोरेंट ग्रुप जो है वो पिछले कुछ दिनों में अच्छा चला भी है। लेना है 25% के आसपास का पैसा अभी आप लगा सकते हैं टोरेंट फार्मा में। और 2-3 दिन रुकिए, ज़्यादा इतना नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आपको 1-2 महीने रुकिए, 2-3 दिन रुकिए, ट्रेंड देखिए इस काउंटर में कैसा है, उसके बाद अपना जो पोर्टफोलियो का हिस्सा आप इसको बनाइए। 2-3 दिन का वेट एंड वॉच के मोड पे रहिए, उसके बाद आप इस काउंटर में शायद एक बेहतर व्यू जो है वो ले सकते हैं। और ज़्यादा ही खाइए तो कल 25% के आसपास का पैसा आप लगा सकते हैं इसमें। SBI कार्ड, मयूर जैन, देखिए ये कंपनी मुझे हमेशा पसंद आई थी, आज भी पसंद आ रही है, आज भी इस काउंटर में अच्छी तेज़ी देखने मिली। याद रखिए इंडिया में अगर आपको कार्ड बिजनेस पे एक्सपोजर लेना है तो उसके लिए SBI कार्ड एक मात्र लिस्टेड ऑप्शन है आपके पास, विथ सेकेंड हाईएस्ट मार्केट शेयर। कमेंट्री आपको लग रही होगी कि काफ़ी पॉजिटिव है, हाँ है, नो डाउट। जिस दिन इंडिया में पैसा आएगा इस स्ट्रीम में SBI कार्ड में ही आना है। शायद जो आपका वेट है वो वेट बहुत लॉन्ग रह सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको यहाँ 1-2 साल रुकना पड़े, लेकिन ये काउंटर आपको रिटर्न कमा के देगा। मेरा एक अच्छा प्रिफर्ड काउंटर है ये, आप चाहिए तो इस काउंटर को होल्ड करके रख सकते हैं, अभी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना। अगर नीचे जाता है तो आपको इसको घबराना नहीं है। इस काउंटर में ऐसा नहीं है कि भाई 500 के नीचे अगर 450 पे चला गया तो आप फिर मुझे बोलोगे कि यार 450 पे चला गया, आपने तो 500 पे बोला था। जा सकता है 450, मार्केट की हालत ऐसी है कि कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन हाँ, जिस दिन हालात सुधरेंगे ना, ये वन ऑफ द स्टॉक होगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा तेज़ी जो है या फिर सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो कमा के मिलेंगे। आपको ये याद रखना है, इसके लिए इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। देवांजन पोदार, व्यू ऑन दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट जो है कंपनी मुझे अच्छी लगती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस कंपनी की जो बिज़नेस है काफ़ी अच्छा है, जो नया बिज़नेस इन्होंने चालू किया है वो भी अच्छा है, और लगातार मैंने आपको इस काउंटर में खरीदारी की राय दी है। आज भी मैं आपको इस काउंटर में खरीदारी की राय दूंगा। मुझे लगता है अब यहाँ 530 के आसपास इन्होंने खरीदा है, फिर भी मुझे लगता है अभी आपको इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर इन लेवल के नीचे भी जाता है तो भी इस काउंटर को बेचे नहीं, पोर्टफोलियो में रखे। अच्छा काउंटर है, मेरे ख्याल से यहाँ से ये काउंटर जो है और भी आपको अच्छे खासे तेज़ी जो है वो दिखाएगा, बशर्ते हालात किसी को नहीं पता क्या होने वाला है आज के बाद। लेकिन काउंटर अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। याद रखिए ऐसे समय पे आपको उन काउंटर्स को लेना है जिनका बिजनेस अच्छा है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के धंधों में। इसके लिए इस काउंटर को अपने आपको पोर्टफोलियो में रखना है। अच्छा काउंटर 530 पे भी है, नीचे भी जाता है तो भी अपने पोर्टफोलियो में इस काउंटर को रखना है आपको। अच्छा, ईशान मिगलानी, सेल लॉन्ग टर्म बहुत डिफिकल्ट है सर, सही बताऊँ तो। मेटल काउंटर्स पे लॉन्ग टर्म का व्यू लेना है ना, उतना ही डिफिकल्ट है जितना बोलते हैं ना कोयले की खान में हीरा ढूंढना, क्योंकि मेटल की साइकिल ऐसी होती है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ, कल को चाइना में उठ के कोई बड़ा इशू हो गया, यूएस ने सैंक्शन लगा दिए, तो मेटल सेक्टर का क्या होगा ये किसी को नहीं पता। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ये बात ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कंज्यूमर भी वही है, ये आपको याद रखना है। सेल, अगर मैं इसको डोमेस्टिक बिजनेस देखूँ तो इस साल इस कंपनी का जो आउटपुट था, जो प्रोडक्शन था, वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे था इस पूरी इंडस्ट्री में। इस तरह का दमखम है। रेलवे इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट जो है वो है, और आज ये हमारा जैकपॉट शेयर भी था। कल देखिए इंटरनेशनल ग्रुप की बैठक है और उसमें डिसाइड होने वाला है कि सेल के जो 3 प्लांट है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या करना है। तो अगर करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। हो सकता है कि वैल्यूएशन अच्छे मिले तो इस काउंटर में आपको और उछाल देखने मिले। रेलवे से इसका कुछ बकाया है 3-3.5 हज़ार करोड़, जो आशीष भी बता रहे थे आपको आज जैकपॉट शेयर में, तो वो भी इस कंपनी को मिलने वाला है। तो
देखिए इतनी हालात इसकी ख़राब नहीं है, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म का व्यू थोड़ा लेना मुश्किल है। कुछ मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए व्यू ले लीजिए आप फिलहाल इस काउंटर में। ट्रेड करेंगे ज़्यादा बेटर है रेदर देन गोइंग फॉर लॉन्ग टर्म। ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ से 2-3% नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 10% के आसपास की रैली के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि देखना कि कल इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक में क्या निकल के आता है इस काउंटर के लिए। अगर कुछ बेहतरीन निकल के आता है तो अच्छा होगा, नहीं निकल के आया तो ये काउंटर फिर फिसल सकता है, ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए कह रहा हूँ कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप इसको काउंटर को ट्रेड करना है। अच्छा, धर्मवीर यादव आरबीएल बैंक पे पूछते हैं। नो सर, आरबीएल बैंक नहीं। भले इस काउंटर में गिरावट हुई है, सब कुछ है, नो डाउट, वैल्यूएशन आपको सस्ते लगेंगे, बुक वैल्यू से कम होगा, एडजस्टेड बुक वैल्यू से कम होगा, सब कुछ ठीक है। आज इस काउंटर में तेज़ी भी आई। अगर आपको तेज़ी को ट्रेड करना है इस काउंटर में तो 1-2 दिन का व्यू ले लीजिए। कल हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग आपको इस काउंटर में थोड़ी बहुत और देखने मिले, लेकिन फंडामेंटली मुझे ये काउंटर से थोड़ा डर लगने लगा है आजकल। ये है वो बंधन बैंक है, ये थोड़े ज़्यादा ही रिस्की काउंटर हो चुके हैं। ये चलते 2% है, गिरते 4% है, ये इन काउंटर्स में प्रॉब्लम है। इसके लिए फ़िलहाल मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर में पैसा जो है बिल्कुल लगाना नहीं चाहिए, दूर रहिए इन काउंटर से, तो आपके लिए शायद ज़्यादा बेटर जो है वो रहेगा इन काउंटर्स में। चलिए, और सवाल आ रहे हैं राजकुमार के एसबीआई लाइफ और सिप्ला। सिप्ला ऐसा काउंटर मुझे अच्छा लगता है, सिप्ला में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोर्टफोलियो के हिसाब इसको कंपनी को बना के रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। वैसे भी फार्मा काउंटर जो है वो काफ़ी फेवरेट हो चुके हैं लोगों के, और मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम जो टारगेट दिए थे 700-800 के आसपास इस काउंटर के टारगेट दिए थे, मेरे ख्याल से अचीव हो जाएंगे। अच्छा काउंटर है, पोर्टफोलियो में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस काउंटर के साथ। एसबीआई लाइफ, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस ऐसा सेक्टर जो है, अब 2-3 प्रॉब्लम है। कितनों ने ये कोविड के चलते इंश्योरेंस निकाला होगा, पता नहीं, साइक्लोन वैसे ही आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। कितने बिजनेसेस ने अपने लॉस के लिए इंश्योरेंस निकाला होगा, ये सब मुझे पता नहीं है ना, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर क्लेम बड़ा आने वाला है, ये पक्का है। अब कितने लोग इंश्योरेंस निकालेंगे, हो सकता है लोग इंश्योरेंस ज़्यादा निकालें कोरोना वायरस के चलते, लेकिन उसका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा, तो काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स है। लेकिन ये सेक्टर जो है मेरे लिए आज के टाइम पे उतना लुक्रेटिव नहीं है। हालांकि अगर आपको इस सेक्टर में कहीं पोजीशन लेना है तो मेरे ख्याल से कोई ICICI प्रू लाइफ या HDFC लाइफ जो है, मुझे इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में वो 2 कंपनी ज़्यादा पसंद आती है किसी SBI लाइफ के मुकाबले। इसके लिए पोजीशन लेना है तो वहाँ लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ना कि SBI लाइफ में। रिटर्न शायद या फिर ग्रोथ स्टोरी जो है वो शायद वहाँ ज़्यादा बेटर होगी यहाँ के मुकाबले। चलिए, अब इसी नोट पे विदा लेते हैं। काफ़ी सारे सवालों का जवाब हम दे चुके हैं, बचे कुछ सवाल जो है उनका जवाब हम कल इसी प्लेटफॉर्म पे देंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। और कल सुबह हमारे साथ जुड़े तो आपको बताएंगे कि मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं, खासकर उसी पे आजकल हम ट्रेड करें, तो ग्लोबल क्यूज़ कैसे और मार्केट को कल कैसे ट्रेड करना है ये भी आपको बताएंगे। और हमारे साथ जुड़ेगा इसी समय, तो आपको ये भी बताएंगे, आपको जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब देंगे। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।